तो युवराज सिंह और लांस आर्मस्ट्रॉन्ग में क्या कॉमन है? दोनों ही खिलाड़ी अपने स्पोर्ट्स के दिग्गज लेवल पे पहुंचे। दोनों ही खिलाड़ियों को अपने स्पोर्ट्स के दिग्गज लेवल पे टेस्टिकुलर कैंसर या अंडकोश का कैंसर हुआ। अंडकोश का कैंसर के बारे में लेट पता चला जब लंग्स तक फैल चुका था। Cricketer Yuvraj Singh is battling lung cancer. I was diagnosed with testicular cancer. और उसके बाद दोनों ने ही अपने स्पोर्ट्स से ब्रेक लिया, इलाज कराया और इलाज कराने के बाद ठीक होकर ये यूथ का कैंसर है। कोई लक्षण भी होता है? बस अंडकोश को बाहर से फील करना सफिशिएंट नहीं है। शुगर कैंसर के जो टिपिकल क्लासिकल एज ग्रुप है दैट इज बिटवीन 20 to 40। युवराज सिंह ने कितना पैसा खर्च किया होगा आपके साथ? आप कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका में 2.5 करोड़ और इंडिया में 2.5 लाख। तो युवराज सिंह और लांस आर्मस्ट्रॉन्ग में क्या कॉमन है? दोनों ही खिलाड़ी अपने स्पोर्ट्स के दिग्गज लेवल पे पहुंचे। दोनों ही खिलाड़ियों को अपने स्पोर्ट्स के दिग्गज लेवल पे टेस्टिकुलर कैंसर या अंडकोश का कैंसर हुआ। अंडकोश का कैंसर के बारे में लेट पता चला जब लंग्स तक फैल चुका था और उसके बाद दोनों ने ही अपने स्पोर्ट्स से ब्रेक लिया, इलाज कराया और इलाज कराने के बाद ठीक होकर फिर से अपने स्पोर्ट्स में री एंट्री करी और उसके बाद फिर से अपने स्पोर्ट्स के चरम सीमा पर पहुँचे। हम क्यों टेस्टिकुलर कैंसर की बात कर रहे हैं? क्योंकि अंडकोश का कैंसर या टेस्टिस कैंसर यंग एज में होता है, जब आदमी की पूरी ज़िंदगी आगे बढ़ी होती है। और ये अकेला ऐसा कैंसर है जिसका आज की टाइम मेडिकल साइंस में कंप्लीट क्योर मतलब ऐसा कैंसर जिसको ठीक ना किया जाए तो मौत होगी, पर जिसको सही टाइम पकड़ा जाए तो कितना भी एडवांस्ड हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट से, चाहे वो सर्जरी हो या दवाइयाँ हो, इसका प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। आप इस टॉपिक को क्यों सुने, इस पॉडकास्ट पे क्यों अपने 5 मिनट ख़राब करें? क्योंकि ये कैंसर कॉमन तो नहीं है, पर ये कैंसर सिंपल सेल्फ एग्जामिनेशन से, सिंपल जानकारी से आपकी जान बच सकती है। मेड टॉक्स में डॉक्टर गोविंदा, मैं हूँ डॉक्टर विजेंद्र गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट, पीजीआई चंडीगढ़ से रैंक 1 MCH। और मेरी कोशिश है कि मेंस हेल्थ या पुरुषों की हेल्थ से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स जिसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उसके लिए आपको एक्सपर्ट से मिलवाऊँ ताकि आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज हो सके। आज हमारे साथ है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, जो नई दिल्ली इंडिया में एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, ज़िंदगी भर टॉप रैंकर रहे हैं, वहाँ से MBBS है, वहाँ से MD है, वहाँ से DM है और उसके अलावा यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जो कैंसर की सबसे बड़ी मान्यता प्राप्त सोसाइटी है वर्ल्ड की, उससे सर्टिफाइड है। अभी फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर यूनिट के हेड है और दिन रात कैंसर के मरीज़ों का अच्छा इलाज करते हैं। टेस्टिस कैंसर के ये एक्सपर्ट हैं और आज हम इनसे अंडकोश के कैंसर के बारे में बात करेंगे। कन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, कन्वर्सेशन में आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो आज इस टॉपिक को सुनकर आप अपनी नॉलेज तो बढ़ाएंगे। हो सकता है कि, मेरी आशा है कि कभी आपको कैंसर ना हो, पर क्योंकि ये कैंसर यंग लोगों में कॉमन है तो इस टॉपिक को अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, हो सकता है कि किसी के काम आ जाए। तो चलिए आज का कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू द शो डॉक्टर विनीत। थैंक यू डॉक्टर। तो टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में क्यों बात करनी चाहिए, अंडकोश के कैंसर के बारे में क्यों बात करें? रेयर कैंसर है तो हमें क्यों इसके ऊपर टाइम खराब करें? नहीं, तो जैसे आई थिंक आपने ऑलरेडी मेंशन किया, टेस्टिकुलर कैंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंसर 2 मेन रीज़न के लिए है। नंबर 1, ये यूथ का कैंसर है। नॉर्मली जब हम सोचते हैं कैंसर के बारे में, माइंड में ये आता है कि कैंसर एक ओल्डर एज की बीमारी है। जैसे कॉमन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, माउथ कैंसर कॉमनली 50s या 60s में होते हैं, जबकि टेस्टिकुलर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो यूथ में होता है, यंग एज में होता है। यदि हम कॉमन एज की बात करें तो टेस्टिकुलर कैंसर के जो टिपिकल क्लासिकल एज ग्रुप है दैट इज बिटवीन 20 to 40। तो एक क्लासिकल यूथ एज ग्रुप का कैंसर होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ टेस्टिकुलर कैंसर की ये है कि टेस्टिकुलर कैंसर 99% क्योर रेट वाला कैंसर है। तो यूजुअली हम जब कैंसर की बात करते हैं, हम बहुत ही लॉन्ग डेकेड्स लॉन्ग स्ट्रगल से आज के क्योर रेट से पहुँचे हैं। और ज़्यादातर कैंसर, हालांकि आज के दिन भी मेजॉरिटी ऑफ कैंसर में क्योर अचीव करा जा सकता है, स्टिल 99% जैसा क्योर रेट किसी भी कैंसर में नहीं है सिवाय टेस्टिकुलर कैंसर के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है एक जानलेवा बीमारी के ऊपर। इफ़ यू गो बैक 70-80 ईयर्स, टेस्टिकुलर कैंसर के लिए कोई इलाज नहीं होता, उसको होपलेस बीमारी माना जाता था और ज़्यादातर पेशेंट में टेस्टिकुलर कैंसर से सकम कर जाते थे। उस ओवर 70 ईयर पीरियड किसी बीमारी को 1 to 2% क्योर रेट से 99% क्योर रेट तक लाना एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसीलिए टेस्टिकुलर कैंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंसर है डिस्कशन पर।
तो आपका कहने का मतलब है कि जब आदमी की ज़िंदगी पीक पे होती है, जब उसको बच्चे करने हैं, उनकी पढ़ाइयाँ करानी है, जब वो करियर में आ गया, उस समय ये कैंसर स्ट्राइक करता है। तो टेस्टिकुलर कैंसर एक यंग लोगों की बीमारी है। बिल्कुल। तो टेस्टिकुलर कैंसर में यदि हमें कॉन्सेप्ट होती है, इसको बोलते हैं क्वालिटी एडजस्टेड या डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो यदि हम किसी पेशेंट की उम्र 70 ईयर्स है और उसको हम ट्रीटमेंट के थ्रू उसकी जान बचाते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमने मे बी 10 ईयर्स या 15 ईयर्स पेशेंट को अपनी मेहनत से, अपनी ट्रीटमेंट से एडिशनल दे दिए। तो टेस्टिकुलर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें उतनी ही मेहनत से हम पेशेंट को 60 या 70 ईयर्स की एडिशनल हाई क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं, यानी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दिस मेक्स इट मोर इम्पोर्टेंट। तो सपोज कोई जो मोर कॉमन कैंसर है जिसके ट्रीटमेंट से 10 एक्स्ट्रा साल मिलते हैं, कंपेयर टू एक लेस कॉमन कैंसर है जिसके ट्रीटमेंट से 60 एक्स्ट्रा साल मिलते हैं, तो दोनों का इंपॉर्टेंस इक्वलाइज हो जाता है। इसीलिए टेस्टिकुलर कैंसर बीइंग अ कैंसर ऑफ यंग एज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टेस्टिस कैंसर या अंडकोश कैंसर कितना कॉमन है? तो टेस्टिकुलर कैंसर हालांकि टॉप 5 कैंसर्स की लिस्ट में तो नहीं आता, पर यदि हम एडोलेसेंट्स की बात करें, यानी टीनेजर्स या अर्ली एडल्टहुड की बात करें, तो टेस्टिकुलर कैंसर उनके टॉप 3 कैंसर्स में आता है। तो यंगस्टर्स में टेस्टिकुलर कैंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर्स है। एज एज गोज अप टेस्टिकुलर कैंसर का इंसिडेंस कम होता रहता है। बट यदि कोई यंग पेशेंट हमारी क्लिनिक में आता है और बोलता है मुझे कैंसर है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है कि हो सकता है इसको टेस्टिकुलर कैंसर हो, या सेकेंडली हम कई बार सोचते हैं हो सकता है इसको ब्लड कैंसर हो, क्योंकि एक कॉमन कैंसर है जो यंगर एज ग्रुप में हम देखते हैं। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को ये पता नहीं होगा कि टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिस वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, टेस्टिस क्या होता है। तो बताने के लिए जो अंडकोश मतलब आपका टेस्टिस मतलब आपकी 2 गोलियां जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो अगर उस गोली में, उस ऑर्गन में कैंसर बन जाए तो उसको टेस्टिकुलर कैंसर बोलते हैं। तो ये अंडकोश कैंसर जो है, इसके कोई लक्षण भी होते हैं? मतलब कैसे चले पता किसी को कि मेरे को टेस्टिकुलर कैंसर बनने वाला है, जब मुझे टेस्टिकुलर कैंसर हो गया है? ओके, तो टेस्टिकुलर कैंसर क्लासिकली एक टेस्टिस की गांठ के रूप में पेशेंट को पता चलता है, जो कि यूजुअली पेनलेस होती है पर पेनफुल भी हो सकती है। तो वेरी वेरी क्लासिकली देखो, टेस्टिकुलर कैंसर में टेस्टिस के अंदर कोई भी कैंसर शुरू होगा तो अर्लीस्ट स्टेज में वो टेस्टिस के अंदर ही होगा, बिफोर इट स्प्रेड्स टू अदर ऑर्गन्स। तो टेस्टिकुलर कैंसर का फर्स्ट साइन टेस्टिस में एक गांठ या बॉल होता है जो कॉमनली पेनलेस होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये होता है कि एक पेनलेस गांठ, कई बार पेशेंट यदि कॉन्शियसली अपने टेस्टिस को चेक ना करे टाइम टू टाइम, तो पेशेंट उसको पकड़ नहीं पाते। तो सबसे कॉमनली जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं टेस्टिकुलर कैंसर लेके, और प्रॉब्ली आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि पेशेंट कहता है हमने टेस्टिस को छेड़ रहा था, मुझे गांठ फील हो गई। तो वो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है टेस्टिकुलर कैंसर का। उसके अलावा यदि टेस्टिकुलर कैंसर टेस्टिस से फैल के पेट में या लंग में चले जाए, तो कॉमनली पेशेंट को पेट में दर्द या सांस फूलना, छाती में दर्द या खांसी में ब्लड आना होता है। पर यूजुअली टेस्टिकुलर कैंसर में ये सिम्टम कम कॉमन होते हैं। मोस्ट कॉमनली टेस्टिकुलर कैंसर टेस्टिस में गांठ के रूप में ही प्रेजेंट करता है। तो टेस्टिस में गांठ के तो कई कारण होते हैं, पर टेस्टिकुलर कैंसर की गांठ को आपने बताया पेनलेस, मतलब टेस्टिकुलर कैंसर में नॉर्मली पेशेंट को कोई पेन नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में टेस्टिकुलर कैंसर में टेस्टिस से बनने वाली गांठ में पेशेंट को पेन नहीं होता। तो जैसे मान लो किसी को टेस्टिस में इन्फेक्शन है, या किसी को टेस्टिस में कुछ टेस्टिस ट्विस्ट हो गया, उसकी वजह से सूजन है या कुछ और कॉज है, कॉमनली ये पेनफुल टेस्टिकुलर स्वेलिंग के कॉज होते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिकुलर कैंसर में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पेशेंट को पेन फील नहीं होता, और एक पेनलेस लंप के रूप में ही पेशेंट को फील होता है। तो जैसे आजकल लेडीज़ में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का बड़ा ट्रेंड है, आप देखेंगे वुमेन्स में इतनी ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस है कि हर औरत को एक उम्र के बाद मैमोग्राफी करानी चाहिए, हर औरत को एक उम्र के बाद अपने ब्रेस्ट को फील करके उसमें कोई लंप या गांठ तो नहीं है। तो क्या टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है क्या? उसके लिए भी कोई रिकमेंडेशंस है? एब्सोल्युटली। तो अगेन ये एक ऐसा कैंसर है जो कि चूँकि लेस कॉमन है, इसलिए जितनी अवेयरनेस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में है पब्लिक को, उतनी अवेयरनेस टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो टेस्टिकुलर कैंसर, टेस्टिस कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल रिकमेंडेड होता है, और सभी मेल्स को रिकमेंडेड होता है कि एटलीस्ट मंथ में एक बार वो अपने टेस्टिस को फील ज़रूर करें, और उसमें कोई गांठ और कुछ फील हो उसे तो अपने डॉक्टर से मिलने ज़रूर जाए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हालांकि ये कैंसर ऐसा है जो और एडवांस स्टेज में भी इक्वली क्योरेबल है, और इसका क्योर रेट इक्वली बहुत अच्छा है। पर यदि इसको अर्ली स्टेज में कैच कर लो तो ट्रीटमेंट इज़ लेस रिगरस, पेशेंट का इलाज बहुत आसानी से हो जाता है, मेहनत कम लगती है। तो इसमें भी कैंसर को अर्ली कैच करने का एडवांटेज है, और पेशेंट आइडियली अगर सिर्फ टेस्टिस में लंप लेके आए और कहीं बीमारी ना हो, तो उनको सबसे ईजीएस्ट और बेस्ट ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं।
तो कई मरीज कहते हैं हम तो रोज़ नहाते हैं, तो नहाते हुए तो हम अपने धोते ही है, नीचे नहाते ही है, तो उससे तो फील हो जाना चाहिए। तो क्या टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन सिर्फ टेस्टिस के ऊपर हाथ फेरना है, या कोई पर्टिकुलर टेक्निक है उसको करने की, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए? सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस स्क्रोटम को फील नहीं करना, स्क्रोटम के अंदर जो गोली है, कि अंडकोश, अंडकोश, बस अंडकोश को बाहर से फील करना सफिशिएंट नहीं है। स्क्रोटम के अंदर दोनों टेस्टिस को इंडिविजुअली असेस करना है और उनके सारी सर्फेसिस को केयरफुली फील करना है और माइल्डली प्रेस करके पैल्पेट करना है कि उन लोगों के हार्ड स्वेलिंग या गार्ड तो नहीं है, और केयरफुली टाइम निकाल के केयरफुली एक एक करके दोनों टेस्टिस को हमें फील करना होगा। मतलब हमें हर रोज़ नहीं, महीने में एक बार दोनों टेस्टिस को प्रॉपरली हर तरीके से फील करना है, ताकि उसमें कोई गार्ड तो नहीं डेवलप हो रही है, एब्सोल्युटली, और गार्ड डेवलप हो रही है तो फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी, ठीक है। तो ये महीने में एक बार करना सफिशिएंट है, या इसको साल में एक बार करना चाहिए? क्या रिकमेंडेशन है? तो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन रिलेटिवली इजी प्रोसेस है और बहुत टाइम नहीं लेती, 5 या 6 मिनट में यूजली आदमी अपना टेस्टिस सेल्फ एग्जामिन कर लेता है। और जैसे आपने बोला कि आदमी डेली कपड़े उतारता ही है और टेस्टिस को अपने एक्सेस कर ही सकता है, तो इसीलिए, और इसमें कोई रेडिएशन एक्सपोजर या कोई रिस्क नहीं है। फॉर एग्जांपल लेडीज़ यदि ब्रेस्ट का मैमोग्राफी कराते हैं, तो जब भी मैमोग्राफी करते हैं तो एक्सरे का रिस्क उनको उठाना पड़ता है, पर टेस्टिस में उंगली लगाने में पेशेंट को कोई रिस्क नहीं है। इसलिए करंटली इसकी फ्रीक्वेंसी बेटर रहती है कि आदमी महीने में एक बार उनको एग्जामिन करे। तो अंडकोश कैंसर के लिए क्या टेस्ट सबसे कॉमनली क्या टेस्ट, अगर किसी को गांठ महसूस हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए? अपने लेवल पे कोई टेस्ट करा सकते हैं, या सिर्फ डॉक्टर को ही दिखाना ज़रूरी है? ओके, तो यूजुअली मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि वो पेशेंट एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिले, क्योंकि वो उसको बेटर गाइड कर पाएगा कि उसको कैसे अपनी जांच करानी चाहिए और कैसे उससे डायग्नोसिस बनता है। तो बट मैं ये बता सकता हूँ कि टिपिकली कोई पेशेंट एक कंप्लेंट लेके हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई पेशेंट एक टेस्टिकुलर गार्ड लेकर डॉक्टर के पास आता है तो पहले हम उसको केयरफुली एग्जामिन करते हैं, पेशेंट का टेस्टिकुलर एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि वो गार्ड कैंसर जैसी फील हो रही है नहीं हो रही है। टिपिकली कैंसर की गार्ड पेनलेस होती है, हार्ड होती है, टेस्टिस से फिक्स्ड होती है। तो कुछ गांठें होती है जो टेस्टिस से अलग, टेस्टिस से सराउंडिंग स्ट्रक्चर से चिपकी होती है, तो यूजुअली वो कैंसरस गार्ड नहीं होती। टेस्टिकुलर कैंसर की गार्ड टिपिकली टेस्टिस से ही अटैच्ड होती है, और या तो टेस्टिस का हिस्सा होता है, टेस्टिस से निकल रही होती है, तो उस गार्ड को, और वो यूजुअली हार्ड होती है और फिक्स्ड होती है। तो यदि ऐसी कोई गार्ड डॉक्टर को फील हो तो वो टेस्टिकुलर कैंसर का रिस्क और माइंड में स्ट्रॉन्ग करती है। उसके बाद जो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं वो टेस्ट होते हैं टेस्टिकुलर कैंसर के ब्लड टेस्ट, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट आते हैं, बीटा HCG, LDH और AFP, और एक टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कि जो गार्ड है उसका अल्ट्रासाउंड में कैरेक्टर कैसा है। तो अगर टेस्टिकुलर कैंसर या गांठ लगती है तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अल्ट्रासाउंड से सही नॉलेज नहीं मिल पाती, और अल्ट्रासाउंड से कई बार आदमी डर जाता है और फिर इलाज से भागता है, यहाँ वहाँ दिखाता है। तो बेटर है कि कोई क्वालिफाइड डॉक्टर इसको एग्जामिन कर ले, तो हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत भी ना पड़े, सिर्फ एग्जामिनेशन से ही टेस्टिस की दूसरी गांठें जैसे हर्निया है, हाइड्रोसील है, एपिडिडमल सिस्ट है, ये रूल आउट हो सकते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैं यंग हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ लाइफस्टाइल में कि मुझे टेस्टिकुलर कैंसर ना हो? तो व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, या हम क्या चीज़ें हैं जो ना करें या अवॉइड करें जिससे हमें कैंसर या टेस्टिस कैंसर ना हो? ओके, तो इन जनरल किसी भी आदमी को यदि कैंसर अवॉइड करना है तो उसको हम कॉमन 4-5 प्रिकॉशंस बोलते हैं, जैसे पेशेंट स्मोकिंग ना करे, अल्कोहल का इंटेक मिनिमाइज करे, हेल्दी बॉडी वेट रखे, एक्सरसाइज रेगुलरली करे, कार्सिनोजेनिक केमिकल से अपने एक्सपोजर कम करे, कार्सिनोजेनिक डाइट, प्रोसेस्ड मीट इत्यादि का सेवन ना करे, और स्क्रीनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करे। बट अनफॉर्चुनेटली टेस्टिकुलर कैंसर में आज के दिन भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि इनसे कोई भी प्रिकॉशन फॉलो करके आदमी अपना टेस्टिकुलर कैंसर का रिस्क कम कर सकता है। तो आदमी अपना मुंह गले का रिस्क कम कर सकता है, लिवर कैंसर का रिस्क कम कर सकता है, फीमेल्स अपना सर्वाइकल कैंसर का रिस्क, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम कर सकता है, बट इन प्रिकॉशंस को फॉलो करके यूजुअली टेस्टिकुलर कैंसर का रिस्क कम नहीं किया जा सकता। टेस्टिकुलर कैंसर एक रैंडम जेनेटिक एक्सीडेंट का नतीजा है जिसको यूजुअली प्रिवेंटेबल नहीं मानते। तो इन जनरल टेस्टिकुलर कैंसर का प्रिवेंशन का तरीका ये है कि आदमी अपने टेस्टिस का ध्यान रखे, टाइम टू टाइम उनको एग्जामिन करे, और यदि कोई बीमारी हो रही है तो उसको जल्दी कैच करके ट्रीट करा ले। तो कुछ मिथ है सोसाइटी में, जैसे ज़्यादा मास्टरबेशन करने से टेस्टिस कैंसर हो जाता है, या ज़्यादा सेक्स करने वालों में टेस्टिस कैंसर होता है, या टेस्टिस कैंसर आपने नसबंदी करी टेस्टिस कैंसर हो जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो ये मिथ्स एब्सोल्युटली फॉल्स है। इनफैक्ट इनमें से कई मिथ्स पे रिसर्च हो चुकी है, जैसे लोगों ने चेक किया कि क्या मास्टरबेशन फ्रीक्वेंसी से टेस्टिकुलर कैंसर का रिस्क चेंज होता है क्या, या कुछ सप्लीमेंट जिंक वगैरह के इंटेक से टेस्टिकुलर कैंसर का रिलेशन है क्या,
या नसबंदी यानी वैसेक्टमी से टेस्टिकुलर कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो इन जनरल ये रिस्क फैक्टर टेस्टिकुलर कैंसर के रिस्क को नहीं बढ़ाते। कुछ चीज़ें जो टेस्टिकुलर कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है उसमें एक को हम बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो कुछ पेशेंट होते हैं जिनके टेस्टिस पेट से स्क्रोटम के अंदर डिसेंड करके नहीं आते, और रिसर्च कहती है कि इन पेशेंट में टेस्टिकुलर कैंसर का रिस्क हाई होता है। साथ ही जिन लड़कों के फादर्स को टेस्टिकुलर कैंसर रहा है, रिसर्च कहती है कि उनमें उनके बच्चों को टेस्टिकुलर कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की हिस्ट्री है उनको स्पेशली डबल केयरफुल रहना चाहिए, उनको टेस्टिकुलर कैंसर ना हो। ठीक है। तो जो अंडकोश के कैंसर है इसके बारे में कुछ जानकारी ये चाहेंगे कि अब जैसे आप पेशेंट आ गया और टेस्टिस कैंसर है उसको, तो पेशेंट को क्या मानना चाहिए? अगर टेस्टिस कैंसर है उसको तो वो कितने साल जी सकता है? वे तो जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया, टेस्टिकुलर कैंसर एक इंपॉर्टेंट कैंसर है कि उसका 99% क्योर रेट है। तो जब भी पेशेंट हमारे पास टेस्टिकुलर कैंसर लेके आता है, सबसे पहले हम उसको यही समझाते हैं कि वो उसको हाईली क्योरेबल बीमारी है जिसको पूरी तरह ख़त्म करके जड़ से इलाज कर सकते हैं। इनफैक्ट टीबी जैसी इन्फेक्शन का भी 95% ही क्योर रेट है। तो टेस्टिकुलर कैंसर एक ऐसा कैंसर है इसका क्योर रेट कॉमन इन्फेक्शन से ज़्यादा मच हायर है, और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को हम क्योर कर सकते हैं। इनफैक्ट यदि मैं सोचूं कि लास्ट 5 ईयर्स में जो हमने टेस्टिकुलर कैंसर के पेशेंट देखे हैं उनमें जो पेशेंट क्योर नहीं हुए उनको शायद मैं अपनी उंगलियों पे गिन पाऊँ। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स की बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी और पेशेंट अपनी फुल और कंप्लीट हेल्दी लाइफ जिएगी। तो जो ये पेशेंट नहीं ठीक होते, जो पेशेंट टेस्टिस कैंसर में और ख़राब हो जाते हैं, क्या कारण होता है कि इलाज लेट कराते हैं या इलाज नहीं कराते, क्या दिक्कत होती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है लेट ट्रीटमेंट। तो टेस्टिकुलर कैंसर से जैसे आदमी का स्टेज 1, तो इंपॉर्टेंटली टेस्टिकुलर कैंसर में 3 ही स्टेज होते हैं। टेस्टिकुलर कैंसर का क्योर रेट इतना हाई है कि उसके स्टेजिंग सिस्टम में स्टेज 4 की कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसमें 3 ही स्टेज होते हैं। तो ओवर टाइम आदमी का डिजीज स्टेज 1 से स्टेज 2 से स्टेज 3 पे बढ़ जाता है, और स्टेज 3 में भी क्योर रेट ऑलमोस्ट 80 to 90% है। यूजुअली जो पेशेंट क्योर नहीं होते वो ये होता है जो अपनी बीमारी को इतना इग्नोर करते हैं कि स्टेज 4 की बीमारी तब तक बढ़ जाती है कि आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए, या लिवर फेल हो जाए, या आदमी कीमोथेरेपी वगैरह दवाइयाँ ना ले पाए। और इन पेशेंट्स में ही सबसे ज़्यादा टेस्टिकुलर कैंसर का क्योर रेट पुअर माना जाता है। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो अपनी बीमारी को इग्नोर नहीं करते और टाइम से अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं, उनमें बीमारी का पूरी तरह क्योर हो जाएगा। तो वैसे तो टेस्टिकुलर कैंसर एक मुश्किल बीमारी है ट्रीट करना, इन द सेंस कि काफ़ी इसमें टाइम लगता है, स्टडीज़ है, बहुत दवाइयाँ हैं। पर क्या ब्रीफ में 1 मिनट में टेस्टिकुलर कैंसर में क्या क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में हमारे जी बिल्कुल व्यूअर्स को बता सकते तो टेस्टिकुलर कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनफैक्ट ये एक ऐसी बीमारी है जो ओवर लास्ट 50 ईयर्स इतनी डीपली स्टडीड है कि उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल फिक्स्ड और स्ट्रीमलाइंड है, और किसी भी अच्छी क्वालिटी के इंटरनेशनल या इंडियन रेफरेंस सेंटर पे उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल फिक्स्ड एज पर गाइडलाइन और स्टैंडर्डाइज्ड होता है। तो टेस्टिकुलर कैंसर में सबसे पहले आदमी के जिस टेस्टिस में कैंसर है उस टेस्टिस को स्पेशल तरीके के सर्जरी से निकाला जाता है। इंपॉर्टेंटली उस टेस्टिस का सर्जरी एक स्पेशल तरीके का होता है जिसको हाई इंग्वाइनल ऑर्किक्टमी बोलते हैं। तो जो टेस्टिस है उसको सिर्फ टेस्टिस को नहीं निकाला जाता, टेस्टिस के साथ जो टेस्टिस का क्वाड अटैच्ड है उसको भी पेट के नीचे से काट के निकालना पड़ता है ताकि कैंसर के कुछ कीटाणु बॉडी के अंदर रह ना जाए। उसके बाद उन टेस्टिस की गांठ की जांच होती है जो कैंसर को 2 कैटेगरी में प्लेस कर देता है। एक को हम बोलते हैं सेमिनोमा और एक को हम बोलते हैं नॉन सेमिनोमा। दोनों का ट्रीटमेंट मोटा मोटा सिमिलर है बट विद स्लाइट डिफरेंसेस। उसके बाद पेशेंट का फाइनली एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन डिज़ाइन किया जाता है जिसमें हम 3 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन में मेन इंटरेस्टेड है। नंबर 1, पेशेंट का कैंसर का टाइप क्या है, सेमिनोमा या नॉन सेमिनोमा। नंबर 2, पेशेंट का स्टेज क्या है। तो स्टेज के लिए टिपिकली आदमी का पेट और छाती का सीटी या पेट स्कैन किया जाता है देखने के लिए कि टेस्टिस के अलावा कहीं और बॉडी में गांठ तो नहीं है। और नंबर 3, पेशेंट के ब्लड टेस्ट के लेवल क्या है। तो टेस्टिकुलर कैंसर के जो ब्लड मार्कर्स होते हैं उनका जितना लेवल हाई होता है उतना स्ट्रॉन्गर दवाइयों से उतना अग्रेसिवली पेशेंट को ट्रीट करना होता है। और क्लासिकली इन पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में 3 मोडालिटीज़ यूज़ होती है। पहला सर्जरी जैसे हमने डिस्कस किया, दूसरा कीमोथेरेपी जो टिपिकली 2 से 3 महीने के लिए ही दी जाती है और यूजुअली बहुत हैवी नहीं होती, लाइट कीमोथेरेपी होती है। और तीसरा रेडियोथेरेपी जो सिर्फ आज के इरा में सिर्फ सिलेक्टेड पेशेंट्स को दिया जाता है जिनका इलाज दूसरी मोडालिटी से नहीं हो पा रहा है। और टिपिकली इन 3 मोडालिटीज़ को कंबाइन करके पेशेंट की बीमारी को हम जड़ से इलाज कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट ने टाइमली पता लग गया तो सिर्फ सर्जरी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। अगर उसको थोड़ा लेट चला तो कीमो से हो जाएगा ठीक, और बहुत ख़राब स्थिति है तो भी रेडियोथेरेपी डाल के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। जी, तो रेडियोथेरेपी कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में यूज़ होता है जिनमें सेमिनोमा है और जिनमें हम कीमोथेरेपी नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं इस्तेमाल करना चाहते। जिन पेशेंट्स को बहुत एडवांस डिजीज़ है उनको भी कीमोथेरेपी से मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम क्योर कर सकते हैं। तो ये कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी जो टेस्टिकुलर कैंसर की कीमो
तो कीमोथेरेपी सुन के लगता है आदमी को कि भर्ती होना पड़ेगा, बाल उड़ जाएंगे, बहुत दिन दवाइयाँ चलेगी, कीमोथेरेपी इतनी हैवी होती है, पेशेंट मर ही जाएगा। टेस्टिकुलर कैंसर या अंडकोश के कैंसर की कीमोथेरेपी के बारे में क्या स्पेशल है? जी, तो टेस्टिकुलर कैंसर की कीमोथेरेपी एक बहुत ही स्पेशल तरह की कीमोथेरेपी होती है। बेसिकली कीमोथेरेपी का मतलब है वो दवाइयाँ जो बॉडी में जो भी सेल तेज़ी से डिवाइड कर रहे हैं उनको जाके किल कर देती है। तो बॉडी में जिस आदमी को टेस्टिकुलर कैंसर है उसमें सबसे तेज डिवाइड करने वाले सेल कैंसर सेल ही है। तो जब बॉडी में दवाई दी जाती है तो कैंसर सेल को सिलेक्टिवली किल कर देती है और नॉर्मल सेल्स को यूजुअली हार्म कम करती है। तो टेस्टिकुलर कैंसर में कीमोथेरेपी के 4-5 प्रोटोकॉल्स होते हैं, पर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्रोटोकॉल होते हैं। एक को हम बोलते हैं BEP, जिसको ब्लियोमाइसिन, एटोपोसाइड, सिस्प्लेटिन बोलते हैं, और दूसरा होता है VIP, जो सेम है पर इसमें ब्लियोमाइसिन की जगह पे एक दूसरा ड्रग होता है, उसको आइफॉस्फेमाइड बोलते हैं। तो मोटा मोटा ये दोनों प्रोटोकॉल 3 हफ्ते में एक बार पेशेंट को दिए जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज, और डिपेंडिंग ऑन स्टेज नंबर ऑफ साइकिल डिसाइड की जाती है। तो टिपिकली स्टेज 1 में 1 या मैक्सिमम 2 साइकिल दी जाती है, स्टेज 2 में 3 या 4 साइकिल दी जाती है, और स्टेज 4 में 4 साइकिल और स्टेज 3 में 4 साइकिल दी जाती है। और अल्टीमेटली इन सबका गोल यही है कि बॉडी में कैंसर सेल को जीरो कर दे, ताकि पेशेंट की बॉडी में एक भी कैंसर सेल ना बचे। कीमोथेरेपी आई अंडरस्टैंड कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो लोग नहीं लेना चाहते, और आई अंडरस्टैंड कि पेशेंट की इच्छा होती है कि आज के ज़माने जो भी न्यूअर मोडालिटीज़ है, हम सुनते हैं टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, उससे ट्रीटमेंट हो। बट टेस्टिकुलर कैंसर में कीमोथेरेपी इतना पावरफुल और इतना पोटेंट ट्रीटमेंट है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जितना जो रिजल्ट कीमोथेरेपी दे सकती है वो कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती। और कीमोथेरेपी जो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, आज के दिन भी इसका स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। यदि हम कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो टिपिकली कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स माइल्ड होते हैं। हम सब सेलिब्रिटीज़ को जानते हैं जिन्होंने कीमोथेरेपी लिया है, जैसे युवराज सिंह और लैंस आर्मस्ट्रांग की बात करते हैं। और गौरतलब बात यह है कि दोनों का करियर का मैक्सिमम लेवल ट्रीटमेंट के बाद आया, नॉट बिफोर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कीमोथेरेपी हालांकि उन्होंने सही में भी 2 महीने शायद थोड़ी सी परेशानी रही है, साइड इफेक्ट को सहन करने पड़े, बट उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस आ गए और अपने करियर की हाइट पे पहुंचे, और आज भी एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। इनफैक्ट उनकी फर्टिलिटी भी मेंटेन्ड है। इनफैक्ट अपने दे वर एबल टू हैव अ गुड फैमिली लाइफ ऑल्सो आफ्टर कीमोथेरेपी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीमोथेरेपी के यूजुअली लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होते, और हालांकि 1-2 महीने थोड़ी परेशानी, मैं ये नहीं कह रहा कि पेशेंट को अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, ICU जाना पड़ेगा। थोड़ी परेशानी मतलब शायद थोड़ा रेस्ट लेना पड़े और घर पे थोड़ा आराम करना पड़े, शायद काम से थोड़ा ब्रेक लेना पड़े, बट आफ्टर दैट 2 और 3 मंथ पीरियड पेशेंट कंप्लीटली नॉर्मल हो जाता है और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाता है। तो आपने एक बात करी फर्टिलिटी की, फर्टिलिटी मतलब कि बच्चे पैदा करने की। तो टेस्टिकुलर कैंसर में आपने एक गोली तो निकाल दी, अब एक ही गोली बची है, उसके ऊपर रेडिएशन और कीमोथेरेपी हो गया। तो क्या इस पूरे ट्रीटमेंट के बाद भी आदमी फर्टाइल रहता है, या उसको कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं पहले से कि कल को बच्चे करने हैं? जी, तो उसका क्या स्टेटस है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी आदमी जिसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, तो सपोज किसी आदमी के ऑलरेडी 3-4 बच्चे जिसने उसको करने उसके पास है, और उसने सोच लिया मुझे और बच्चे नहीं करने, उसको तो कोई कंसर्न नहीं है। पर जिस आदमी की फैमिली कंप्लीट नहीं है, उसे पता होना चाहिए कि टेस्टिकुलर कैंसर के ट्रीटमेंट में 10% रिस्क है फर्टिलिटी लॉस का, यानी 10 में से एक आदमी का फर्टिलिटी का लॉस हो सकता है, और हो सकता है ट्रीटमेंट के बाद वो फ्यूचर में बच्चे ना कर पाए। तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए जिस भी लड़के की फैमिली कंप्लीट नहीं है, हम उनको सीमन प्रिजर्व कराने को बताते हैं। हम क्योंकि सीमन को आराम से मैस्टरबेशन के थ्रू बॉडी से निकाल दिया जाता है और उसको फ्रीज करके रख लिया जाता है, ताकि भगवान ना करे वो आदमी उन 1 आउट ऑफ 10 हो और फ्यूचर में स्पर्म उसके पास ना बचे, तो उसके जो फर्स्ट स्पर्म हमने स्टोर करके रखे हुए हैं उससे वो अपने फ्यूचर में बच्चे कर सके। तो ओवरऑल हालांकि टेस्टिकुलर कैंसर में लॉस ऑफ फर्टिलिटी का रेट बहुत हाई नहीं है, पर हम ट्राई करते हैं कि 10% सिनेरियो में कोई आके ना फंसे और उसका स्पर्म हमारे पास पड़े। मतलब मोस्टली ट्रीटमेंट के बाद बच्चे कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर अगर सपोज प्रिकॉशन के रूप में एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में स्पर्म फ्रीजिंग कराते हैं 1 या 2 साल के लिए। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो अब आते हैं हम टेस्टिकुलर कैंसर के ट्रीटमेंट के खर्चे पे। तो जैसे जनता जानती है डॉक्टर चोर है, सब डॉक्टर जो है उनके पैसे चोरी करने में लगे हैं। तो अगर मेरे पास बेतहाश पैसा है और मेरे पास, मैं सोचो मैं इतना पैसा है कि मेरे पास मैं वर्ल्ड में कहीं भी ट्रीटमेंट करा सकता हूँ, तो टेस्टिकुलर कैंसर के वर्ल्ड में बेस्ट सेंटर्स कौन से हैं जहाँ पर जैसे युवराज सिंह ने ट्रीटमेंट कराया जी, ऐसे कहाँ जाए जहाँ पर मतलब हम बेस्ट ट्रीटमेंट करा सकते हैं? मतलब हमें बिल्कुल VIP ट्रीटमेंट चाहिए, तो कौन सी जगह है वर्ल्ड में जहाँ से इलाज होगा? तो जो सेलिब्रिटीज़ है, जैसे युवराज सिंह जी है, सेलिब्रिटी है, वो यूजुअली अपने टेस्टिकुलर कैंसर कुछ स्पेशल रेफरेंस सेंटर्स है वर्ल्ड के, जहाँ पे टेस्टिकुलर कैंसर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के पेशेंट्स आते हैं स्पेशली अपने रेफरेंस डॉक्टर से इलाज कराने। तो उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है वो इंडियाना में है। तो इंडियाना, अमेरिका में इंडियाना यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे डॉक्टर आइनोवन है, जो टेस्टिकुलर कैंसर के बहुत ही फेमस प्रैक्टिशनर। इनफैक्ट जो प्रोटोकॉल पूरी दुनिया फॉलो करती है वो प्रोटोकॉल उन लोगों ने बनाए हैं।
तो ये टेस्टिकुलर कैंसर में अथॉरिटी है, और जिन पेशेंट्स के पास बहुत हाई इनकम है और वो चाहते हैं कि प्राइवेसी में इंडिया के बाहर अपना इलाज कराएं, वो अपना इलाज टिपिकली इंडियाना यूनिवर्सिटी में जाके डॉक्टर हैनोन से अपना इलाज कराते हैं। उसके अलावा कई बड़े सेंटर्स हैं, जैसे MD एंडरसन कैंसर हॉस्पिटल है US में, टेक्सास में। हमारे ऑडियंस को आइडिया दीजिए कि अगर आज मैं या युवराज सिंह ने कितना पैसा खर्च किया होगा आपके हिसाब से इंडियाना यूनिवर्सिटी में इलाज कराने के लिए? तो मेरे हिसाब से युवराज सिंह ने अपना टेस्टिकुलर कैंसर का इलाज कराने में कम से कम 2.5 से 3 करोड़ खर्च किए होंगे उधर जाके, एटलीस्ट। आपको लगता है 3 करोड़ रुपए मतलब $500,000 में उसका इलाज हो गया होगा? बिल्कुल हो गया होगा। और आज आप क्या चार्ज करते हैं टेस्टिकुलर कैंसर के इलाज के लिए? सो टिपिकली देखो, टेस्टिकुलर कैंसर की यदि हम कीमोथेरेपी की बात करें तो टिपिकली टेस्टिकुलर कैंसर की कीमोथेरेपी इंडिया में यदि आदमी को सपोज 2 या 3 साइकिल की ज़रूरत है तो टिपिकली करीब लाख 1.5 लाख में पेशेंट का टेस्टिकुलर कैंसर का कीमोथेरेपी कंप्लीट हो जाता है। आप कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका में 2.5 करोड़ और इंडिया में 2.5 लाख, मतलब 100 गुना फ़र्क से हम ट्रीटमेंट यहाँ पर कर सकते हैं टेस्टिकुलर कैंसर का? बिल्कुल। और क्या क्वालिटी सेम है या हम लोग क्वालिटी कम दे रहे हैं? नहीं, प्रोटोकॉल बिल्कुल सेम रहेंगे। बस ये है, आज के दिन भी देखो जो सेलिब्रिटी ज़्यादातर US जाते हैं इलाज कराने, देखो कई बार लगता है उनका मेन पर्पज़ जाना प्राइवेसी है। वो चाहते हैं कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ तो रिपोर्टर चले जाएंगे सर के ऊपर, दिन भर लोग न्यूज़ में आते रहेंगे कि इसने आज कीमोथेरेपी कराई है, तो दे वांट देयर प्राइवेसी। वो सोचते हैं कि भाई वी कैन अफोर्ड, तो वाई डू हैव टू गो टू अ इंडियन हॉस्पिटल, लेट मी गो टू एन अमेरिकन हॉस्पिटल जहाँ पे कोई शायद मेरे को ना जाने और मैं अपना ट्रीटमेंट प्राइवेसी से आराम से करा सकूँ। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मोटे मोटे टेस्टिकुलर कैंसर के फिक्स्ड है। इनफैक्ट जो गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं वो कॉमनली अमेरिकन या यूरोपियन गाइडलाइंस होती है, और टेस्टिकुलर कैंसर के प्रोटोकॉल्स आर सेट इन स्टोन। ये पर क्या जो दवाइयाँ हम यूज़ कर रहे हैं सर इंडिया में सस्ती है, ख़राब है, उनकी क्वालिटी ख़राब है? ये क्या कारण है कि वहाँ 2.5 करोड़ है और इंडिया में टेस्टिकुलर कैंसर का इलाज सिर्फ लाखों में होता है? ओके, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उधर ट्रीटमेंट का कॉस्ट ही ज़्यादा है। यू मस्ट बी नोइंग कि उधर जैसे मान लो सपोज हम सर्जरी की बात करें, फॉर एग्जांपल जो सर्जरी टिपिकली इंडिया में सपोज 2 या 3 लाख में हो जाती है, टिपिकली वही सर्जरी अमेरिका में 1-1.25 करोड़ की होती है। उधर मेडिकल एनवायरनमेंट ही ऐसा है, उधर प्रैक्टिस इस तरह से फॉलो की जाती है, डॉक्टर सी लेस पेशेंट पर डे, हॉस्पिटल्स हैव वेरी हाई एक्सपेंसेस एंड हॉस्पिटल करस्पॉन्डिंगली वो एक्सपेंस पेशेंट को पास ऑन कराते हैं और पेशेंट को भी बहुत हाई एक्सपेंसेस देना होता है। नंबर 2 उधर इंश्योरेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। इंडिया में ज़्यादातर पेशेंट अपने ट्रीटमेंट का इलाज आउट ऑफ पॉकेट करते हैं, जबकि US और यूरोप में ज़्यादातर इलाज या तो गवर्नमेंट पे करती है या मेडिकल इंश्योरेंस पे करता है, और ऐसे फ्रेमवर्क में मेडिकल कॉस्ट हमेशा इन्फ्लेटेड होते हैं। और अंडरस्टूड ही होता है कि कोई भी ट्रीटमेंट यदि इंडिया में X का होता है तो US में उसका कॉस्ट टिपिकली 40, 50 या 100x के करीब होता है। मतलब इलाज उतना अच्छा है, दवाइयाँ उतनी बढ़िया है, पर हम सस्ते में इलाज कर सकते हैं। मतलब तो जो टेस्टिकुलर कैंसर का खर्चा आपने बताया सपोज 2.5-3 लाख रुपए है, क्या इंश्योरेंसेस कवर करती है इसको? बिल्कुल। सो हेल्थ इंश्योरेंस कवर दी एंटायर कॉस्ट, चाहे पेशेंट को सर्जरी करनी पड़े, कीमोथेरेपी करनी पड़े, रेडियोथेरेपी करना पड़े। टिपिकली यदि पेशेंट के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो पूरे कॉस्ट को कवर करता और अगर कोई पेशेंट प्राइवेट में इलाज ना करा पाए तो क्या इंडिया में अच्छे सरकारी हॉस्पिटल है है। बिल्कुल। जहाँ पर इनका पूरा इलाज होता है? तो टेस्टिकुलर कैंसर की अच्छी चीज़ क्या है कि उसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो अभी भी वो ट्रीटमेंट है जो 20-30 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी है। तो जो कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं उससे डॉक्टर्स को अच्छा एक्सपीरियंस है, और जो छोटे सेंटर्स हैं जहाँ पे थोड़े कम एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी हो, कई बार वो भी टेस्टिकुलर कैंसर को अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं। इंडिया में जो बेस्ट गवर्नमेंट टेस्टिकुलर कैंसर ट्रीटमेंट के सेंटर है मेरे हिसाब से एम्स न्यू दिल्ली या टाटा मेमोरियल मुंबई, दे वुड बी द बेस्ट सेंटर टू ट्रीट टेस्टिकुलर कैंसर इन इंडिया। बट यदि आदमी इनको एक्सेस नहीं भी कर सकता है तो अच्छे बड़े डिस्ट्रिक्ट कैंसर हॉस्पिटल में, जैसे सपोज PGI चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का जैसे SGPGI लखनऊ है एंड सो ऑन, जैसे हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कैंसर हॉस्पिटल है, स्टेट कैंसर सेंटर्स है जिनमें पेशेंट जा सकता है, अपना अच्छा ट्रीटमेंट करा सकता है। तो अब हमने टेस्टिकुलर कैंसर का इलाज करा लिया, पेशेंट ठीक हो गया, अब उसकी एक गोली बची है, क्या चांस है कि दूसरी गोली में कैंसर हो जाए? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिकुलर कैंसर का हमने शुरू में बात की, एक जेनेटिक कंपोनेंट है। तो जो यदि एक नॉर्मल आदमी है इसकी एक गोली है और टेस्टिकुलर कैंसर पेशेंट है इसकी एक गोली है, तो उस वाले पेशेंट में कैंसर होने का रिस्क इस आदमी से कंपेयर ज़्यादा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन है वो बंद नहीं होना चाहिए, और आदमी को अपनी दूसरी बची हुई गोली का भी रेगुलरली टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना पड़ता है। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर में आया है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर एक ब्रेस्ट में हो और जेनेटिक टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि रिस्क है तो हम दूसरी ब्रेस्ट को भी निकाल देते हैं, तो क्या ये भी कोई स्थिति है कि भाई किसी को एक में कैंसर है और वो कहे कि इनको फिर से रिस्क नहीं लेना, दूसरी गोली भी निकाल दो? नहीं, तो अनलाइक ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर मान लो दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर आ गया तो उसका सर्वाइवल रेट कम होता है, टेस्टिकुलर कैंसर में दूसरी गोली में भी कैंसर आ गया उसका भी 99% क्योर रेट है। तो इसलिए जनरली हम रेकमेंड नहीं करते रूटीनली कि दूसरी गोली को निकाला जाए। बस ये है कि पेशेंट का एक अच्छा फॉलोअप कंटिन्यू रखना है।
डॉक्टर भी बीच बीच में पेशेंट को देखते रहते हैं और पेशेंट को भी मंथली अपने टेस्ट पर नजर रखनी होती है, और भगवान ना करे दूसरी गोली में कैंसर आ गया तो उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। तो आपसे हमने जाना कि टेस्टिकुलर कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर नहीं है, पर क्योंकि ये यंग एज में होता है इस कारण से अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि आदमी की पीक प्रोडक्टिव लाइफ ख़राब होती है, उस पर डिपेंडेंट बच्चे, फैमिली डिस्टर्ब होती है, तो इसका इलाज प्रॉपरली कराना ज़रूरी है। सेकेंड है कि इसके इलाज कराने से पेशेंट कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं। ये ऐसा कैंसर है जिसके अंदर मौत यूजुअली नहीं होती है। अब प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के इलाज कराइए, और इलाज बहुत महंगा नहीं है, प्रॉपरली कराए तो करा सकते हैं, और इलाज के बाद आप अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। जी, तो आखिर में इस टॉपिक को क्लोज करते हुए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है जिसका आप जवाब हाँ या ना में या सिर्फ शॉर्ट आंसर में देंगे। पहला, क्या अंडकोश कैंसर केवल युवा लोगों को ही होता है? नहीं, ओल्ड एज में भी हो सकता है। क्या अंडकोश कैंसर संक्रमण की बीमारी है? क्या अगर टेस्टिकुलर कैंसर दोस्तों में फैल सकता है? नहीं फैल सकता। क्या टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन या टेस्टिस को छेड़ने से, कई बार मिसकंसेप्शन है कि टेस्टिस को छेड़ने से दर्द हो जाएगा या बेहोश हो जाएंगे, क्या टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन पेनफुल होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या अंडकोश कैंसर हुआ तो ज़रूरी है कि दोनों गोली निकाल के आदमी को बिल्कुल नामर्द बना देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या अंडकोश के कैंसर से बांझपन या इनफर्टिलिटी होती है? 10% रिस्क जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। क्या ज़्यादा मास्टरबेशन से या ज़्यादा सेक्स करने से अंडकोश में कैंसर होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या अंडकोश का कैंसर का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है? बिल्कुल भी नहीं। तो थैंक यू डॉक्टर विनीत, हमें ज्वाइन करने के लिए। अंडकोश के कैंसर पे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हो सकता है कि इससे किसी पुरुष को या किसी यूथ को जो अंडकोश का कैंसर अर्ली डायग्नोसिस करके अपनी जान भी बचा सकता है, और जिनको अंडकोश का कैंसर है उसका इलाज ढूंढ रहे हैं तो उनसे भी उनको अच्छी जानकारी मिली। अगर आपके फैमिली में कोई टेस्टिकुलर कैंसर का पेशेंट है या आप टेस्टिकुलर कैंसर के लिए अच्छा इलाज ढूंढ रहे हैं तो डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता नई दिल्ली इंडिया में इसका अच्छा इलाज प्रोवाइड करते हैं। उनका चैनल है, उनका यूट्यूब है, उनका फेसबुक है, आप उस पर भी उनसे अच्छी जानकारी ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करके भी उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आप इनकी वेबसाइट पे भी टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी पा सकते हैं। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और हो सकता है चैनल पे भी चल रहे हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मेड टॉक्स विद डॉक्टर गोविंदा। हम मर्दों के प्रॉब्लम्स को, जिन प्रॉब्लम्स को सेक्सुअली हम सॉल्व करते हैं वो तो करते ही है, पर जिन प्रॉब्लम्स के बारे में हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको इन टॉपिक्स के एक्सपर्ट से रेगुलरली मिलवाते रहेंगे। थैंक यू, स्टे सब्सक्राइब्ड, टेक केयर। थैंक यू।